हे गाइस, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बैंकिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन बना रहा हूं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूं कि हाँ आप फॉर्मूलाज देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको पहले डिटेल वे में बताऊंगा कि बैंकिंग होता क्या है, बैंकिंग के अंदर क्या क्या और अंदर चीजें हैं, हम बैंकिंग क्यों यूज करते हैं, इन सब चीजों को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल वे में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम समझेंगे कि इस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके फादर जो हैं, ठीक है, आपके फादर जो हैं या मदर जो भी हैं, ठीक है, उनका कुछ इनकम है, मंथली इनकम, क्योंकि वो जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे तो उनका क्या होगा, एक कुछ मंथली सैलरी आता होगा घर में। अब मान लीजिए आपके फादर और मदर का मिला के सैलरी आ रहा है 30,000 रुपीज आपके घर में आ रहा है, ठीक है। हर मंथ, हर महीने आपका 30,000 रुपीज आपके मम्मी पापा अर्न करते हैं हर महीना, ठीक है। अब क्या होता है, घर का तो बहुत सारा खर्च होता है, जैसे कि आपका स्कूल का फीस हो गया, राशन का हो गया, मेडिसिन का हो गया, ऐसे करके बहुत सारे खर्चे होते हैं, बुक्स का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। तो एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। तो उन एक्सपेंसेस को अगर आप कैलकुलेट करो तो मान के चलो कि आपके घर का एक्सपेंसेस है, आपका घर का एक्सपेंसेस है मान लीजिए 10,000 रुपीज पर मंथ। आपके घर का एक्सपेंस है मान लीजिए 10,000 रुपीज, हर महीना आपका खर्च होगा 10,000 रुपये आपका खर्च हो जाएगा आपका घर का, ठीक है। तो अगर आपके मम्मी पापा 30,000 रुपीज अर्न करते हैं एंड उनमें से अगर 10,000 रुपीज आपका क्या होता है, खर्च हो जाता है, तो बचेगा कितना, दैट इज सेविंग होगा कितना। तो आप सेविंग कैसे निकालोगे, सेविंग्स होगा दैट इज अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। कितना आप अर्न करते हो, 30,000 रुपीज आपके मम्मी पापा अर्न करते हैं एंड खर्चा कितना होता है आपका घर का, दैट इज 10,000 रुपीज आपके घर का खर्चा होता है। तो जब 30,000 में से 10,000 आपने खर्च कर लिया तो आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास बचेगा 20,000 रुपीज आपके हैंड में रहेगा, ठीक है। तो ये 20,000 रुपीज क्या हुआ, आपके मम्मी पापा के हाथ में है, अभी सेव है उस चीज का, ठीक है ना। तो मैं ये आपको एजम्पशन लेके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि किस हिसाब से एक इंडियन फैमिली में इनकम कैसे होता है और एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके घर में आपका जो फैमिली है वो हर महीना 20,000 रुपीज मान लीजिए सेव करता है हर महीना। तो जब आपके फैमिली मेंबर्स हर महीने 20,000 रुपीज सेव करते हैं तो अभी उसको तो घर में नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली कोई रखेगा क्या घर में। अगर आप हर महीना 20,000 रुपया घर में रखोगे तो उससे होगा क्या, चोरी होने का डर हो सकता है। एंड नेक्स्ट ये बात हो सकता है कि आप 20,000 रखोगे क्या, किस 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 लिए रखोगे 20,000 घर में, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। तो वो सेविंग को क्या करोगे आप जनरली क्या करोगे, बैंक में रखोगे। तो बैंक में रखने का मतलब क्या है, तो जब आप उस पैसे को बैंक में सेव करके रखोगे तो बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ध्यान से सुनो, तो बैंक आपको क्या करेगा, उस पैसे पे आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। तो अभी बैंक बोलेगा हाँ आप बैंक में पैसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज है। अगर आप 1 साल के लिए स्टोर करके रखोगे, पैसे को सेव करके रखोगे, तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट 6% है। एक बैंक का मतलब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए SBI का, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए आप 2 साल के लिए करोगे तो मान लीजिए उसका है 5.9% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे करके बहुत साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 साल का, 4 साल का। तो ये क्या है, रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स हैं। हर एक बैंक का डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होता है। तो जब आप पैसे को क्या करोगे, बैंक में रखोगे, तो बैंक आपको क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट देगा। तो आप देखो, आपको पता होगा ना कि बैंक में कुछ अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक में 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका सेविंग्स अकाउंट, ठीक है ना, ठीक है ना, और दूसरा होता है करेंट अकाउंट, उससे हम लोग को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानो, तो आप जो सेव करते हो, ठीक है, मान लो आप 20,000 रुपये सेव किए, अब 20,000 रुपये क्या कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो। तो मान लो 20,000 रुपीज आप सेव किए, तो अभी बताओ उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको ऑलरेडी बचपन में आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कैसे करते हो, PRT/100। ये आपने डेफिनेटली लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। तो अभी आपके पापा और जो मम्मी हैं उन्होंने इस महीने में मान लीजिए 20,000 रुपीज सेव किया था।
अब उन्होंने क्या किया, 20,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अभी ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो देगा। तो मान लीजिए आपके पापा और मम्मी ने डिसाइड किया कि चलो 1 साल के लिए पैसे को हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अब आता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आता है आपका एक फिक्स डिपॉजिट टर्म। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आप कुछ एक अमाउंट को, कितना भी अमाउंट आप चूज कर सकते हो, उसको क्या करोगे, आप फिक्स्ड करके रखोगे, डिपॉजिट करके रखोगे अपने अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में सेव करके रखोगे, ठीक है ना। तो जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में उसको सेव करके रखोगे तो 1 साल बाद क्या होगा, जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं 1 साल का, तो मेरा इंटरेस्ट कैसा होगा, दैट इज PRT/100, ठीक है ना। सो दैट इज आपका P कितना है, दैट इज प्रिंसिपल। P मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, मतलब कितना पैसे आपने इन्वेस्ट किए, कितने पैसे आपने सेव किए, दैट इज प्रिंसिपल P। तो आपने सेव किए कितने, 20,000 रुपीज ना, तो दैट इज 20,000 इंटू, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% का इंटरेस्ट था, तो दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो आपका 6। अब देखिए टाइम कितने साल का था, आपने सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, समझ में आ रहा ना। इन्वेस्ट मतलब आपने अपना पैसा बैंक में स्टोर करके रखा था, डिपॉजिट करके रखा था, ताकि आपको इंटरेस्ट मिले, ब्याज मिले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या कितने साल के बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साल चूज करना चाहते हो। सो 20,000 दैट इज 20,000 इंटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा था, 6% का मान लीजिए, इंटू टाइम कितना है, फॉर 1 ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे जबरदस्ती का, यहाँ पे फिर से डिवाइड बाय 100 मत कर देना, क्योंकि 6% है ना, तो 6% बोलने से यहाँ पे ऑलरेडी बाय 100 कर दिया गया है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ 6 डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0000 कटा, दैट इज कितना हुआ, 6 2 12 00। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिला 1200 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट किसने दिया, ये इंटरेस्ट आपको बैंक वालों ने दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा ना। तो अगर आपने 1 साल का फिक्स डिपॉजिट प्लान चूज किया, अगर आपने एक साल का फिक्स डिपॉजिट वाला प्लान चूज किया, और अगर आपने 20,000 रुपये सेव करके रखे, एक फिक्स डिपॉजिट करके एक ठो रहता है, एक आपको ऐसा करके एक पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके अंदर लिखा रहेगा डिपॉजिट का नेम, उसमें कितना पैसा डिपॉजिट किया गया है, और वहाँ पे डेट लिखा रहेगा कब उसने डिपॉजिट किया और कब वो चीज मैच्योर होके निकलेगा। मैच्योर मतलब कब वो ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, वो 1 साल या 2 साल जो भी आपने चूज किया था वो कब आपका पूरा होगा। तो वही देखो 1 साल के बाद आपके मम्मी पापा को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए 1200 रुपीज का आपके मम्मी पापा को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। सो जैसे आपका 1 साल खत्म हो जाएगा तो आपको टोटल अमाउंट क्या मिलेगा, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, दैट इज जो पैसे आपने पहले स्टोर किए थे, दैट इज प्रिंसिपल, ओरिजिनल पैसे P, दैट इज ओरिजिनल प्रिंसिपल, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो वो अमाउंट क्या होगा आपको वापस मिल जाएगा। तो आपने कितने इन्वेस्ट किया था, आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो दैट इज 20,000 प्लस आपको 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला, 1200 रुपीज। तो अगर आप ऐड करोगे फाइनल आउटपुट मिलेगा 21,200 रुपीज आपको इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। सो आपको अमाउंट में कितना रुपीज मिला, 21,200 रुपीज आपको अमाउंट, फाइनल अमाउंट मिला आफ्टर 1 ईयर। सो आफ्टर 1 ईयर आपके पापा मम्मी का अकाउंट में 21,200 रुपीज डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। सो अभी मुझे बताओ, आपके माइंड में क्या सवाल नहीं आते हैं, क्या क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि बैंक ये जो पैसा आपसे लिया वो तो आपको रिटर्न में क्या दे रहा है, कुछ इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो वो इंटरेस्ट कहां से पे कर रहा है आपको, वो ला कहां से रहा है पैसा, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए मैं आज उसको भी क्लियर करता हूं इसी चैप्टर के अंदर जिसका नाम बैंकिंग है, ठीक है। तो बैंक का 2 रूल होता है, ठीक है ना, बैंक का इंपॉर्टेंटली 2 रूल्स होते हैं, ठीक है ना। 1 रूल इज टू प्रोवाइड मनी टू अदर्स, क्या करता है बैंक, मनी लेंड करता है, ठीक है ना। जब जिसको जरूरत होता है, मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत हुई, मैं घर बनाना चाहता हूं या हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता हूं, तो जो भी हो बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंक प्रोवाइड्स लोन। एंड सेकेंड क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, ठीक है ना। मान लीजिए मुझे बैंक में पैसे स्टोर करने या डिपॉजिट करने, तो वो बैंक का काम है कि वो पैसे को एक्सेप्ट करें और उसके बदले हमें इंटरेस्ट दे। तो ये 2 काम रहता है बैंक का, कि वो लोन प्रोवाइड करें और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें, ठीक है।
अब डिपॉजिट्स तो कर लिया मैंने, अभी जस्ट आपको बताया कि 20,000 रुपया बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इंटरेस्ट में मुझे 1,200 रुपीज दिया उसने, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 1,200 रुपीज उसने मुझे दिए, तो दिए कहां से उसने मुझे ये पैसे दिए, ठीक है। अब जब वो पैसे लिए, उसने मुझसे कितने पैसे लिए, 20,000 रुपीज दिए ना, ठीक। तो जैसे उसने मुझसे 20,000 रुपीज लिए, अब जिसको जरूरत है, ध्यान से, जिसको पैसों की जरूरत है वो तो आएगा कहाँ पे, बैंक के पास आएगा ना। तो बैंक के पास जब वो आएगा तो बोलेगा भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे आप पैसे दे दो, मैं आपको रिटर्न, अच्छा रिटर्न में आपको पैसे वापस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं बैंक को बोलता हूं कि सर मुझे 20,000 रुपीज चाहिए, आप मुझे 20,000 रुपीज दे दीजिए, मैं आपको तुरंत कुछ महीनों के बाद मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा विथ गुड इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो अभी बैंक बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपीज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन पे ही मैं आपको पैसे दे सकता हूं कि आप जरूर उस पैसे को रिटर्न करोगे। सेकेंड बात, आप एक इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे मुझे वो चीज को रिटर्न करोगे, ठीक है ना। तो बैंक वाला क्या करता है, आपको देगा, आप क्योंकि जब डिपॉजिट करने जाओगे, आप अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाओगे तो आपको देगा 6% का या 7% का इंटरेस्ट रेट आपको देगा, रिटर्न देगा। लेकिन जब आप बैंक से पैसे लेने जाओगे ना, तो आपसे क्या करेगा, वो ज्यादा रेट में आपसे क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट लेगा। तो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है कम से कम मिनिमम 10% का आपका इंटरेस्ट रेट होता है, 10%, 10.5, 11% का इंटरेस्ट रेट होता है, डिपेंडिंग अपन आपको क्या चाहिए। अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट होता है, होम लोन चाहिए तो उसके लिए अलग होता है। आपने सुना होगा ना, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, तो ये सब चीज के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो वो सब जनरली क्या होता है ना, उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। होम लोन के लिए मान लिया 14% हो गया, कार लोन के लिए मान लिया 12% हो गया, ठीक है ना। वो आपको देता तो जरूर है, वो आपको 6% का इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन आप देखिए तो जरूर, जिसको पैसे की जरूरत है उनसे कितना रिटर्न में ले रहा है, वो ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा रेट्स में पैसे ले रहे हैं उन लोग से। दैट इज 14%, 12%, ये सब क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो वही 20,000 को जब कोई किसी और क्या कर रहा है, बैंक से मांग रहा है, तो वही 20,000 उस आदमी को दे रहा है, तो रिटर्न में उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट से उससे वापस मांग रहा है वो पैसा, वो 10% हो गया, 14% हो गया, 12% इंटरेस्ट से उससे वापस ले रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही बैंक का क्या होगा, कमाई होगा। बैंक उससे क्या करेगा, अपना प्रॉफिट कमा लेगा, और उसी प्रॉफिट में से क्या करेगा, वो आपको 6% का इंटरेस्ट आपको पे कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया, मान लीजिए 2 तरीका है, आप डिपॉजिटर हो, ठीक है, आप पैसे डिपॉजिट्स करते हो बैंक में। मान लीजिए आप 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हो, ठीक है ना, आपका प्रिंसिपल हो गया। और मान लीजिए 1 साल का बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 ही साल का बात कर रहा हूँ। तो 1 साल में क्या हो रहा है, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मान लीजिए 6% का इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। एंड टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 1 ईयर है। तो अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, PRT/100 होगा। दैट इज P आपका कितना है, कितना प्रिंसिपल है आपका 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6 इंटू टाइम आपका 1 डिवाइडेड बाय 100। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना होगा, आपको 600 रुपीज क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा 1 साल के बाद। तो मान लीजिए आप SBI बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, और वहां पे ज्यादातर रेट्स ऐसे ही चलता है, 6%, 6.5 की तरह ही चलता है। तो आपको 1 साल के बाद मान लीजिए 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट किया 1 साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिला 600 रुपीज। और आपका शर्त यह है कि आप वो 10,000 रुपीज समय से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ किया तो आपका इंटरेस्ट रेट और कम जाएगा। मान लीजिए आपने 1 साल से पहले क्या किया, आपने उस पैसे को आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपका इंटरेस्ट रेट और 600 नहीं रहेगा, वो और कम जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डिपॉजिटर का हुआ। अब जो लेंडर है, जो पैसे लेंड करना चाहते हैं, ठीक है, जो पैसे उधार चाहते हैं, ठीक है ना, जो उधारी में पैसा लेना चाहते हैं, जो ब्याज लेना, सॉरी, जो लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए देखिए। तो वही चीज मान लीजिए आप डिपॉजिटर थे, और मान लीजिए इसी केस में मैं लेंडर था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे घर बनाना था। तो घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अप्रोप्रिएट पैसे नहीं थे, मेरे पास मनी नहीं थे, जिसकी वजह से मैं बैंक में गया। तो बैंक वालों को मैं बोला कि भाई साहब 10,000 रुपया मुझे दे दीजिए, 10,000 रुपया मुझे क्या करना है, मुझे लोन चाहिए ताकि मैं अपना घर बना सकूं।
अब अगर पॉसिबली अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपीज आपका घर तो नहीं बन सकता, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि देखिए आप 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं और वही 10,000 मैं बैंक से मांग रहा हूँ, तो वो मुझसे कितना इंटरेस्ट रेट मुझे आस्क कर रहा है। तो वहां पे वो बोलेगा बेटा तुमको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 15% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से अभी होम लोन के ऊपर 15% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम डिफर करता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, वो डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर। तो अभी जो मैं बोलता हूँ सर इतना रेट में कैसे दे सकता हूँ सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% थोड़ा कम कीजिए ना, तो बैंक वाला बोलता है, बैंक वाला कौन है, SBI बैंक बोलता है कि नहीं भाई साहब 15% ही अपना चार्जेस है, इससे कम हम नहीं चार्ज कर सकते। तो अब मैं मजबूर हूं, मुझे भी तो घर बनाना ही है, तो मैंने क्या किया, लोन ले लिया। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि सर जो बैंक वाला है, जो स्टेट बैंक में जो मैनेजर बैठे रहते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि सर मैं आपको 1 साल के बाद तुरंत, 1 साल जैसे खत्म होगा मैं बिना लेट पेमेंट करके मैं आपको तुरंत पैसे रिटर्न कर दूंगा, लेकिन कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ, वही 1 साल के लिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे तो कितना रेट होगा इंटरेस्ट रेट, दैट इज PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 इंटू टाइम कितना है 1/100, 0 कटा, दैट इज 1500। तो उस बंदे को, जिस बंदे ने, और वो बंदा कौन था, मैं ही था, तो मैंने अगर 10,000 रुपये एज ए लोन लिया स्टेट बैंक से, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, मुझे बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 तो मैंने लिए थे, 10,000 तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, और साथ साथ मुझे उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरा फेवरेट बैंक है, फेवरेट बैंक तो नहीं मतलब जो भी है, मतलब पॉपुलर बैंक है। तो अभी 1500 रुपीज क्या हो रहा है, मुझे देना पड़ रहा है। तो अभी देखो वही चीज आप डिपोजिटर थे, तो जब आप डिपोजिटर थे तो आपको वो इंटरेस्ट कितना रिटर्न कर रहा है, मात्र 600 रुपया, बस ओनली 600 अमाउंट ही इज रिटर्निंग यू। तो जब आप डिपोजिटर थे तो आपको 600 रुपया वो क्या कर रहा है, आपको दे रहा है। जब आप लेंडर थे, जब वो पैसे की जरूरत थी, तब वो आपसे क्या कर रहा है, ज्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो गैप कितना है, यहाँ पे आपको 600 रुपया दे रहा है और यहाँ पे मेरे से ले रहा है 1500 रुपया, दैट इज 1500 रुपीज वो मेरे से ले रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो वो बैंक यहाँ पे था SBI बैंक, उसने क्या किया, लेंडर से रुपीज 1500 ले लिया और 1500 में से उसने मुझे 600 रुपीज क्या किया, मुझे दे दिया, दैट इज आपको दे दिया, क्योंकि आप डिपोजिटर थे ना अभी, अब मैं इधर लेंडर था। तो आपको मान लीजिए उसने 600 रुपए का इंटरेस्ट उसने दे दिया, और इसने क्या किया, 10,000 के साथ इसने 1500 रुपीज का पेमेंट भी बैंक को कर दिया सूद के साथ। ठीक है, तो 1500 में से इसने अगर 600 रुपीज अगर आपको दे दिए एज ए इंटरेस्ट, तो SBI के पास बचा कितना, तो SBI के पास बचेगा 1500 माइनस 600, दैट इज 900 रुपीज क्या होगा, SBI का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, बैंकों को मतलब इनकम जनरेट होता है। बैंक क्या करते हैं, इनकम करते हैं, और जो इनकम होता है वो अपने पास रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, और इसी हिसाब से क्या होता है, बैंक वर्क करता है, बैंक काम करता है। ठीक है ना, और मुश्किल घड़ियों में भी क्या होता है, जो बुरे वक्त होते हैं, जब मतलब हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, बैंकों का सबसे बड़ा रोल होता है। बैंक क्या करते हैं ना, मुसीबत के टाइम में पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल वे में सारा चीज लिखा हुआ था, तो मैंने उस चीज को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसीविंग मनी फ्रॉम द डिपोजिटर, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा गया है कि दस ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑन टेकिंग डिपोजिट्स एंड लेंडिंग मनी। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम ही वही है कि वो डिपोजिट को एक्सेप्ट करे, लोगों से पैसे लें और ऐसे लोगों को पैसे दे जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों को क्या करे, ऐसे लोगों को पैसे प्रोवाइड करे जिनको जरूरत है, और वो श्योरली क्या कर सकते हैं, पैसे को सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक्स आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द डिपोजिटर, जो कि मैं अभी बता चुका हूं कि डिफरेंट बैंक्स क्या करते हैं, डिफरेंट पीपल्स के ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मान लीजिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है मान लीजिए 6% इंटरेस्ट आपको देगा। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए आपको 7% का इंटरेस्ट देगा।
मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है तो मान लीजिए आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो दैट डिपेंड्स अपन बैंक टू बैंक, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक है तो थोड़ा ज्यादा देगा ऑब्वियसली, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली लो ही देगा। तो डिपेंडिंग अपन बैंक टू बैंक द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट, डिपोजिटर से पैसे लेना और उनको इंटरेस्ट देना। सेकेंड, लेंडिंग मनी ऑन डिमांड, जिनको पैसों की जरूरत है, मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं क्या कर सकता हूं, बैंक में जाके लोन ले सकता हूं, ठीक है ना। तो बैंक मुझे क्या करेगा, लोन देगा, लेकिन जब वो मैं बैंक से पैसे लूंगा एज ए इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने पैसे लिए थे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिपोजिटर से, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू द सोसाइटी, तो बैंक का और एक रोल होता है कि वो सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए भी वो काम कर सकता है। तो बैंकिंग का जो रोल है ना अपने देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ना कि अपने देश में, हर एक नेशन के लिए बैंक बहुत जरूरी होता है। और बैंकिंग के बिना हम कोई भी देश चल नहीं सकता, चाहे वो पाकिस्तान भी हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी देश हो, बैंकिंग के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये था आपका बैंकिंग का इंट्रोडक्शन। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अपना फिक्स डिपॉजिट प्लान के बारे में पढ़ा। तो ऐसा करके बहुत कुछ प्लान्स होते हैं आपके बैंकिंग सेक्टर में। तो नेक्स्ट है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट क्या होते हैं मैं आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने आज पढ़ा क्या, आपने फिक्स डिपॉजिट के बारे में पढ़ा। तो फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है, आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, वी आर डिपॉजिटिंग फिक्स्ड अमाउंट किसको, कहां पे देते हैं, किसको डिपॉजिट करते हैं, टू द बैंक। वी आर डिपॉजिटिंग फिक्स्ड अमाउंट टू बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड, ठीक है ना। एक फिक्स्ड टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को डिपॉजिट करते हैं टू गेट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ताकि हमें क्या मिले, बैंक से इंटरेस्ट मिले, ठीक है। हम बैंक में इसलिए पैसा रखते हैं ताकि हमें बैंक से इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट पाने का और भी तरीका है, ठीक है ना। तो ये तो फिक्स्ड हुआ कि आपने 1 साल के लिए पूरा पैसा फिक्स करके रखा। तो आपका चैप्टर में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये आपका एक टाइप का अकाउंट हुआ आपका बैंक में, एक है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और एक तो आता है आपका सेविंग्स अकाउंट, ठीक है ना, ये आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया। तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है ना, आप अपने पैसा रख सकते हो अपने अकाउंट में। वो पैसा मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा है AC ऐसा करके, मान लीजिए आपका कुछ अकाउंट नंबर है 11 डिजिट्स का होता है। तो ये अकाउंट में आपने मान लीजिए पैसे आपने डिपॉजिट कर लिए हैं। तो इस अकाउंट से क्या कर सकते हो, या तो आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन जो होता है सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बैंक आपको रिटर्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, वो जनरली कम होता है एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। तो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 3% की तरफ चलता है, 3.3% की तरफ SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वेरएज फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है एज कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट में। समझ में आ रहा ना। सेविंग्स अकाउंट मतलब देखिए, जब आपके पास मान लीजिए ATM कार्ड है, तो ATM कार्ड से क्या करते हो, आप जाते हो ATM में और जाके पैसे विड्रॉ करते हो। तो उससे क्या होता है, वो उस अकाउंट से क्या कर सकते हो, आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो और उस अकाउंट से आप पैसे निकाल भी सकते हो। तो अगर उस सेविंग्स अकाउंट में से आपके अकाउंट में अगर पैसे पड़े हुए ना, तो उस पर आपको कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट में क्या कर सकते हो, एक बार आपका एक सर्टिफिकेट मिल गया, बॉन्ड मिल गया, ये हाँ भाई 1 साल के लिए अपने पैसे को डिपॉजिट आपने कर दिया है, आप उठाओगे नहीं, उस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से आप पैसे विड्रॉ नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप पैसे को विड्रॉ नहीं करोगे तो, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस होता है फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट के बीच में, ठीक है। और ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज ना प्रैक्टिकली आप देखोगे ना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको बुक में दिया गया है बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है कि बैंकिंग किस तरह से काम करता है, बैंक में किस किस टाइप का सेविंग्स अकाउंट होता है, किस किस टाइप का डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, ये सब के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है।
समझ में आ रहा ना। प्रैक्टिकली देखोगे तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये वो आपका सेविंग्स अकाउंट। दूसरा हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपको आपने दिखा होगा एक तो सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है जिसमें आपको लिखा रहता है कि हाँ आपने इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए इतने टाइम पीरियड के लिए। एंड थर्ड चीज होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए ये चैप्टर का नेम ही क्या है, बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, सॉरी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको डिपॉजिट करना है, अकाउंट में ही डिपॉजिट करना है, लेकिन कैसे डिपॉजिट करना है, बार बार डिपॉजिट करना है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिकरिंग मतलब कंटिन्यूअस होता है। तो मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया ना 20,000 रुपीज आप सेव करते हो, तो मान लो आप हर महीना 5,000 रुपीज आप बचाते हो, सेव कर लेते हो। हर महीने आप क्या करते हो, 5,000 रुपीज सेव करते हो। तो आप 5,000 रुपीज क्या करोगे, हर महीना जाके आप तो फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते ना, हाँ जाओगे बैंक में, हाँ कर सकते हो कि हाँ भाई साहब बैंक वाले मेरा 5,000 रुपीज क्या हो रहा है, मेरा सेविंग हो रहा है, तो प्लीज आप उसको फिक्स डिपॉजिट में कर दीजिए और एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे हर साल मुझे देते रहिए। वो एक आप कर सकते हो कि हर एक महीना जाके आप 5,000 रुपीज फिक्स कर सकते हो। बट वो जो है ना वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा उतना फायदा नहीं मिलेगा। बट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है ना, आपको थोड़ा अच्छा फायदा मिलता है। तो मान लीजिए आपके पास हर महीना आपके पास कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट का वैल्यू आप सेव कर लेते हो। मान लीजिए आपका इनकम में से सारा एक्सपेंडिचर निकल के आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपीज का सेविंग हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, हर महीना क्या कर सकते हो, उस पैसे को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप बैंक में गए, तो बैंक वाला बोलता है हाँ भाई साहब हम आपका पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन पैसा डिपॉजिट करने का बहुत सारा तरीका है। या तो आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, या तो आपको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो जिसको हम एफडी कहते हैं, और या तो आप आरडी कर सकते हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरडी कहते हैं, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है आपको एक फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड कैपिटल मतलब मनी, ठीक है, और फिक्स्ड मनी जो भी है उसको आपको क्या करना है, हर महीने एवरी मंथ हर महीने आपको डिपॉजिट करने हैं उस आरडी अकाउंट में, ठीक है ना। उस आरडी अकाउंट में आपको क्या करना है, हर महीने वही स्पेसिफिक वैल्यू, जितना कि आपका जो आपका कैपेसिटी है, जितना पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो हर महीना, आप उस आरडी अकाउंट में डाल सकते हो। तो मान लो मैंने चूज किया प्लान, एक साल के लिए मैं आरडी चूज कर रहा हूं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चूज कर रहा हूं। तो जब मैं एक साल के लिए आरडी यूज कर रहा हूं तो अभी बैंक वाला तुमसे पूछेगा कि भाई साहब तुम हर महीना कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, तुम्हारा मतलब कैपेसिटी कितना है कि तुम हर महीना कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपने बोला कि सर मैं 5,000 रुपीज हर महीना जैसे भी करके मैं डिपॉजिट कर सकता हूं, ये मेरा कैपेसिटी है, ठीक है। तो बैंक वाला बोलता है अच्छा ठीक है, अगर आप एक साल के लिए डिपॉजिट करोगे तो मान लीजिए मैं जनवरी 2020 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो जनवरी 20 को आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं हाँ सर ठीक है चल जाएगा। आप फरवरी 2020 को भी 5,000 रुपीज स्टोर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरा साल भर आपको पैसे डिपॉजिट करना है। कौन सा अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको हर महीना एक साल के लिए आपको डिपॉजिट करना है। तो ऐसा क्या होगा, जनवरी में 5,000, फरवरी में 5,000, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा करके आपने 2020 का पूरा एक साल में आपने क्या किया, पूरा हर महीने आपने 5,000 करके आपने डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। तो बैंक वाला क्या बोल रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको क्या करेंगे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मान लीजिए आपको इंटरेस्ट बैंक वाला दे रहा है, मान लीजिए 7% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, ये जो 5,000 आपने जो रखा, ये कितने महीने के लिए रखा आपने, देखो ये जो 5,000 आपने स्टोर करके रखा, ये 5,000 आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चला। मतलब ये जो पैसा आपने स्टोर करके रखा वो 12 मंथ्स तक चला, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ये आपने कब डिपॉजिट किया, ये आपने फरवरी के मंथ में आपने डिपॉजिट किया।
तो ये फरवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक चलेगा। तो दैट इज ये जो पैसा है इस पे 11 मंथ्स का क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे करके मार्च में जो पैसा लगेगा दैट इज 5,000 रुपीज आप मार्च में डिपॉजिट करोगे, तो ये जो पैसा लगेगा इस पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। ऐसे करके फिर 5,000 रुपीज आप डिपॉजिट करोगे, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000, ऐसे करके आप क्या करोगे, दिसंबर महीना तक अब हर महीना 5,000 रुपीज डिपॉजिट करोगे, एक फिक्स्ड वैल्यू डिपॉजिट करोगे। तो अभी बताओ अप्रैल महीना से लेकर दिसंबर महीना कितना दिन का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 9 मंथ, इसमें 8 मंथ, इसमें 7 मंथ, इसमें 6 मंथ, इसमें 5, 4, 3, 2 और लास्ट में ये एक ही महीना इसमें इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है ना, आप हर एक महीना क्या कर रहे हो, पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, लेकिन एंड में क्या हो रहा है आपका, दिसंबर में जाके क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट वापस मिल जा रहा है, एक साथ इंटरेस्ट वापस मिल जा रहा है। तो मान लो आपने स्टार्टिंग किया जनवरी में से, तो जनवरी में से आप आपने क्या किया, दिसंबर तक हर महीना 5,000 आपने क्या किया, डिपॉजिट करके आपने सेव किया एज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो उसमें क्या हो रहा है ना, तो जैसे आपका एक साल खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको डायरेक्ट 7% का इंटरेस्ट आपको बैंक वाला दे रहा है। आपने एक साथ पैसे डिपॉजिट नहीं किए, आपने एक एक करके आराम से हर एक महीना आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किया, तो जाके आपको बैंक क्या कर रहा है, 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन ठीक है, सो वही आपका आरडी में क्या होता है, आप हर महीना क्या करते हो, आप कुछ एक फिक्स वैल्यू आप डिपॉजिट करते हो। बट अब जब वही वैल्यू को आप मान लीजिए आप 5,000 रुपीज आप फिक्स डिपॉजिट में आप डिपॉजिट करने जाओगे, तो डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर आप हर महीना 5,000 रुपीज आप फिक्स डिपॉजिट में लगाओगे तो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ क्या होगा। तो मान लीजिए आप जनवरी महीने में आपने 5,000 रुपीज क्या किया, आपने डिपॉजिट किया अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये जो जनवरी में आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ये पूरा एक साल के लिए चलेगा, पूरा 1 ईयर के लिए चलेगा, ठीक है। तो जनवरी मान लीजिए 2020 का जनवरी महीने में आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया एक साल के लिए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6% का मान लीजिए मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपने फरवरी में भी आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो फरवरी में जब आपने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया तो वो कितना साल के लिए चलेगा, वो 1 साल के लिए चलेगा। जबकि आरडी में क्या हो रहा है, फरवरी महीने में जब आप 5,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो 11 मंथ्स का क्या हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो फिर फरवरी या फिर मार्च आएगा, मार्च में भी आप 5,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हो तो उसमें भी 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 1 साल तक, जब जैसे आपका 1 साल खत्म हो जाएगा मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक, तब तक क्या होगा, आपका 1 साल का इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट का बात कर रहा हूं मैं, ये फिक्स्ड डिपॉजिट का बात कर रहा हूं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट तभी काम आएगा जब आप वो पूरा कंप्लीट ईयर कंप्लीट कर देते हो। मान लो 1 साल का है तो 1 साल आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप सपोज 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, तो आपको वो 1 ईयर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो 5,000 रुपीज आप जनवरी महीने में डिपॉजिट किए थे वो आप कब विड्रॉ कर पाओगे, 2021 का जनवरी महीने में ही आप उसको विड्रॉ कर पाओगे विथ इंटरेस्ट, ठीक है ना। ऐसा करके क्या होगा, आपका 2021 में फरवरी महीने में आपका 5,000 आप फिर से विड्रॉ कर सकते हो। ऐसे करते क्या होगा, आपका दिसंबर तक क्या आपने क्या किया, 2020 का अपने पैसे डिपॉजिट किए। तो इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट में क्या हो रहा है ना, आपका टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब आपका जो टाइम इंक्रीज हो रहा है वो जनवरी से लेके नेक्स्ट ईयर का जनवरी तक हो जा रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो रहा है, वही एक ही साल में आपको सेम 6% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो भी इधर 7% इधर 6% उधर कुछ डिफरेंस नहीं है। बट सेम आपको मैं बता रहा हूँ, वही 1 साल में क्या हो रहा है ना, आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है। आपको क्या हो रहा है, मतलब लोड कम हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है ना। आपका टाइम बच रहा है इसमें आपका आरडी में। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होगा ना, आप वही 5,000 रुपीज आप हर महीना सेव करोगे, बट होगा क्या होगा, आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 1 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी के बीच में। तो रिकरिंग डिपॉजिट बहुत अच्छा एक ऑप्शन है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो, अगर आपके पास फिक्स्ड इनकम है, हर महीना अगर आपके पास फिक्स्ड इनकम हो रहा है और आप उसमें से कुछ फिक्स्ड वैल्यू सेव कर पा रहे हो, सो देन इट इज बेटर टू गो फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। सो
नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का फॉर्मूलाज क्या क्या है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।